नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम यूनिट नंबर 7 जो है का अध्ययन करने जा रहे हैं, मानव व्यवसाय और प्रमुख प्रकार। इस यूनिट से कॉमन सा प्रकार का क्वेश्चन ये बनता है कि जो मानव व्यवसाय है ना, एक तो जैसे पूरे मानव व्यवसाय 5 हैं: प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय और चतुर्थक व्यवसाय तथा पंचम व्यवसाय। 5 व्यवसाय हैं। तो उन व्यवसायों में कौन कौन से आर्थिक क्रियाकलाप संपन्न किए जाते हैं, एक तो ये मेजर सा क्वेश्चन जो बनता है ना, वो इसी रूप में बनता है। तो आपको एक तो ये इसका ध्यान रखना है, साथ में ही अलग से उन 5 जो व्यवसाय हैं उनमें से एक एक व्यवसाय को लेकर के भी आ सकता है कि कौन से व्यवसाय में कौन से आर्थिक क्रियाकलाप किए जाते हैं। तो इस प्रकार सा कॉमन सा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो देखिए, आज हम इस लेसन को पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि आर्थिक जो क्रियाएं होती हैं ना, कोई भी मानव मान लीजिए, कोई भी व्यक्ति विशेष मान लीजिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से उस व्यक्ति विशेष के द्वारा जो क्रियाएं की जाती है ना, उन्हें ही क्या कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। उन्हें ही क्या कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। और मानव अपने जीविकोपार्जन और जीवन यापन के दृष्टिकोण से जो आर्थिक क्रियाएं करता है उन्हें व्यवसाय कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? व्यवसाय कहते हैं। वास्तव में व्यवसाय क्या है? व्यय प्लस आय, जिसमें कुछ व्यय होता है, व्यय मतलब खर्चा, और जिसमें कुछ आय होती है। तो व्यवसाय में आमदनी और खर्चा दोनों चीज़ें होती हैं व्यवसाय के अंतर्गत। व्यवसाय मतलब ऑक्यूपेशन। तो यहाँ पे इसी रूप में आपको ध्यान करना है, आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। देखिए, हम इसे नोट्स टाइप में अगर पढ़ते हैं ना, तो मानव के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से अनेक प्रकार की, यहाँ पे ये शब्द आपको काटना है, ये नहीं है, ठीक है। तो पूर्ति के उद्देश्य से अनेक प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं। क्रियाएं मतलब एक्टिविटीज़ की जाती हैं जिनके द्वारा आर्थिक वृद्धि होती है। मतलब क्रियाओं के द्वारा आर्थिक वृद्धि होती है, आर्थिक रूप से व्यक्ति संपन्न हो जाता है, उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। इन आर्थिक क्रियाओं पर भौतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। एक तो भौतिक तथा दूसरा क्या है? सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। संपूर्ण विश्व में भौतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण की जो परिस्थितियाँ होती हैं ना, वो भिन्न भिन्न होती हैं। अतः मनुष्य की सभी जो लोग होते हैं उनकी आर्थिक क्रियाएं समान थोड़ी होती हैं। अतः मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं भी क्या होती हैं? भिन्न भिन्न होती हैं। यहाँ पे भिन्न भिन्न 2 बार लिखा गया है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। जैसे लकड़ी काटना, आखेट करना, मत्स्य पालन करना, विनिर्माण उद्योग का मतलब क्या हुआ? जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनसे संबंधित कार्य, ऊर्जा उत्पादन, शोध अनुसंधान कार्य, परिवहन व्यापार व वाणिज्य। परिवहन अलग है और व्यापार व वाणिज्य एक दूसरे के समरूप हैं। व्यापार कह लीजिए, वाणिज्य कह लीजिए। विभिन्न जो सलाहकार होते हैं, विभिन्न प्रकार के कई सलाहकार होते हैं, विषय विशेषज्ञ जिनको हम बोलते हैं। जैसे अगर आपको कानून से संबंधित सलाह चाहिए तो जो वकील वगैरह होते हैं, कानून को जी नहीं बोलते हैं अपन। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, विभिन्न अलग अलग फील्ड के अलग अलग प्रकार के जो सलाहकार होते हैं, एडवाइज़र जो होते हैं, उनको हम विभिन्न जो सलाहकार हैं उनका अध्ययन भी हम करते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रकार के आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं उन्हें करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे देखिए कॉमन सा प्रकार है मानव व्यवसाय। अब मानव जो व्यवसाय है ना, किस प्रकार से मानव ने अपने जीवन यापन के जो प्रारंभिक दौर जो मानव का चल रहा था, विकास के पथ पर मानव का जो प्रारंभिक दौर चल रहा था, उसमें मानव अलग प्रकार के व्यवसाय अपनाए हुए था। लेकिन जैसे जैसे विकास के पथ पर मानव अग्रसर होता है ना, तो वो अलग अलग प्रकार के व्यवसाय करने लगता है। इस रूप में हम यहाँ पे सारी चीज़ें देखने वाले हैं। मानव व्यवसाय किसे कहते हैं, यहाँ पे ओनली डेफिनेशन के तौर पर यहाँ पे 2 लाइनें आपको ध्यान रखनी हैं। मानव के द्वारा जीविकोपार्जन एवं जीवन यापन के उद्देश्य से, ध्यान रहे, जीविकोपार्जन और जीवन यापन के उद्देश्य से, ये दोनों ही शब्द कॉमन है। इनमें एक शब्द भी आप डाल सकते हैं, दोनों शब्दों को भी आप काम में ले सकते हैं।
उद्देश्य से की जाने वाली जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं ना, उनको ही हम क्या कह रहे हैं, व्यवसाय कहते हैं। व्यवसाय को अंग्रेजी में ऑक्यूपेशन कहते हैं, व्यय प्लस आय। व्यवसाय का अगर हम व्यवसाय को संधि करते हैं, तोड़ते हैं ना, तो इसमें व्यय प्लस आय होता है। व्यवसाय मतलब क्या हुआ, व्यय का मतलब खर्चा और आय का मतलब आमदनी। तो इस प्रकार से जिसमें कुछ खर्चे भी हों और कुछ आमदनी भी हो, तो इस प्रकार का जो व्यवसाय होता है उसे व्यवसाय कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हम बात अभी कर रहे थे ना कि मानव व्यवसायों का विकास एवं बदलती प्रकृति, ये कॉमन सा प्रकार का क्वेश्चन है। हालांकि यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में किसी प्रकार का क्वेश्चन आता नहीं है। मानव व्यवसायों का विकास, मानव व्यवसायों का विकास एवं बदलती प्रकृति। अभी हम बात कर रहे थे मानव अपने विकास के जो प्रारंभिक जो दौर था ना, मानव अपने विकास के प्रारंभिक दौर में जब था, तो उसके द्वारा अलग प्रकार के व्यवसाय अपनाए जा रहे थे। जैसे जैसे मानव विकास के पथ पर अग्रसर होता है, तो उसके व्यवसायों में भी बदलाव आने लगता है, उसके व्यवसाय भी बदलते चले जाते हैं, और यही हम यहाँ पे पढ़ेंगे। प्राचीन काल में मानव आखेट व वनोत्पाद पर निर्भरता, आखेट करना और वनोत्पाद जो संग्रह है, वनों से प्राप्त जो विभिन्न प्रकार की जो सामग्रियां हैं उनको वो इकट्ठा करता था, उनको वो संग्रह करता था। तो आखेट करना व वनोत्पाद जो संग्रह है उनके ऊपर ही उनका जीवन यापन रहता था, तथा घुमक्कड़ जीवन यापन करता था। जैसे जैसे मानव विकास के पथ होता है रास्ता, जैसे जैसे मानव विकास के पथ पर बौद्धिक उन्नति करता गया, बौद्धिक उन्नति मतलब बौद्धिक रूप से मानव उन्नत हो गया ना, बौद्धिक रूप से मानव विकसित होता चला गया। तो मानव जैसे जैसे मानव ने बौद्धिक रूप से अपने आप को संपन्न कर लिया, वैसे वैसे जंगली जानवरों को पालतू बनाकर समूह में रहने लगता है। सबसे पहले मानव ने क्या किया, सबसे पहले मानव ने जो जंगली जानवर हैं उनको पालतू पशुओं के रूप में पालने लगता है और समूह में रहने लगता है। पालतू पशुओं के लिए चारे की कमी की पूर्ति के उद्देश्य से, देखिए वो स्थायी रूप से कैसे निवास करने लगता है। पालतू पशुओं के लिए चारे की कमी की पूर्ति को दूर करने के लिए, पूर्ति करने के उद्देश्य से ऋतु प्रवास, ट्रांसह्यूमेंस बोलते हैं इसको, अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांसह्यूमेंस, ट्रांसह्यूमेंस ऋतु प्रवास को अंग्रेजी में ट्रांसह्यूमेंस बोलते हैं। ऋतु प्रवास करने लगता है, मतलब क्या हुआ, मानव जो है ना वो अपने पशुओं को चारे की उपलब्धता करवाने के लिए या चारा उपलब्ध करवाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ऋतु प्रवास करने लगता है। ऋतुओं के अनुसार, मौसम के अनुसार वो एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए अपने जो पशु हैं उनको चारा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से ऋतु प्रवास करने लगता है। तब पालतू पशुओं के साथ ही स्थायी कृषि करने लगता है। जब मानव ने अपने विकास के पथ पर अग्रसर होते हुए जंगली जानवरों को पालतू पशुओं के रूप में पालने लगता है, उसके बाद में उन पालतू पशुओं के चारे की कमी को दूर करने के उद्देश्य से ऋतु प्रवास करने लगता है। साथ में ही ऋतु प्रवास के साथ में ही मानव क्या करता है, स्थायी कृषि करने भी लगता है। और स्थायी कृषि के साथ में स्थायी अधिवास की जो संकल्पना हम पढ़ते हैं ना, सातवां जो यूनिट है इसमें तो हम ये पढ़ ही रहे हैं। जो यूनिट नंबर जो 6 है ना, यूनिट नंबर जो 6 है उसमें हम ह्यूमन सेटलमेंट पढ़ेंगे, मानव अधिवास पढ़ेंगे। तो उसमें ये थ्योरी हमें पढ़नी पड़ेगी ना कि स्थायी कृषि के साथ में ही मानव क्या करने लगता है, स्थायी कृषि के साथ में ही मानव स्थायी अधिवास भी बनाने लगता है। इस रूप में हम वहाँ पर ये चीज़ पढ़ेंगे। तो ट्रांसह्यूमेंस का मतलब आप समझ गए होंगे। जैसे आपके जम्मू कश्मीर में जो मतलब जनजाति समूह जैसे गुज्जर है, बकरवाल है, गद्दी है, भोटिया है, इस प्रकार के जो जनजातीय जो समूह है ना, वो अपने पशुओं को ऋतु प्रवास के अनुसार ही एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर लेके जाते हैं। तो इस प्रकार का जो ऋतु प्रवास जो होता है, अपने पशुओं के साथ में चरवाहे जो होते हैं, चरवाहे मतलब पशुपालक जो होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने पशुओं को ऋतुओं के अनुसार, मौसम के अनुसार अपने पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर लेके जाते हैं। तो इस प्रकार का जो ऋतु प्रवास, इस प्रकार का जो स्थानांतरण होता है वो ऋतु प्रवास या ट्रांसह्यूमेंस कहलाता है। इस रूप में आप ध्यान कर लेंगे यहाँ पे। अब देखिए हम यहाँ पे कॉमन सा आपको दिख ही रहा है पुनर्जागरण काल।
पुनर्जागरण काल का जो टाइम स्केल है वो है 1250 से 1750 AD। यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे AD। पुनर्जागरण काल, पुनर्जागरण काल मतलब पुनर्जागरण काल को रेनेसा का काल भी कहते हैं। रेनेसा, रेनेसा का काल, रेनेसा का काल, पुनर्जागरण काल को रेनेसा का काल भी कहते हैं। तो पुनर्जागरण काल का टाइम स्केल क्या हुआ? 1250 से 1750 AD। AD का मतलब आप जानते हो, AD क्या है? एनो डिमोली। ये लैटिन भाषा का शब्द है। AD क्या है? एनो डिमोली, एनो डिमोली लैटिन भाषा का शब्द है। और इस लैटिन भाषा का जो एनो डिमोली है, इस लैटिन भाषा का शब्द का अर्थ क्या है? ईस्वी। क्या है? ईस्वी। ईसा मसीह के जन्म के साथ चलने वाला जो समय है ना, वो AD कहलाता है। तो ठीक है, अब यहाँ पे देखिए के दौरान अनेक अनेक खोजें हुई हैं। पुनर्जागरण काल के दौरान अनेक खोजें हुई हैं, अनेक अन्वेषण कार्य हुए हैं, एक्सपीडिशन हुए हैं, तथा तकनीकी विकास के साथ ही आर्थिक विकास हुआ है। एवं 18वीं शताब्दी में जीवाश्म ईंधन की खोज 18वीं शताब्दी में जीवाश्म ईंधन की खोज के कारण ही उद्योग एवं खनन कार्यों में वृद्धि हुई है। जीवाश्म ईंधन मतलब पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोलियम जो पदार्थ है उसकी खोज होने के साथ में ही औद्योगिक जो इकाइयां हैं, खनन कार्य जो हैं, उनमें काफ़ी वृद्धि हुई है। तथा व्यापार व वाणिज्य में वृद्धि के कारण नगरीकरण का विस्तार हुआ है। व्यापार तथा वाणिज्य में वृद्धि जैसे ही होती है तो नगरीकरण का विस्तार हुआ है। नगरीकरण, यहाँ पे नगरीकरण का मतलब क्या होता है? अर्बनाइजेशन जो है, नगरीकरण को अंग्रेजी में कहते हैं अर्बनाइजेशन। मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे जो ग्रामीण जो क्षेत्र है ना, जैसे जैसे एक नगरीय क्षेत्र में तब्दील होने लगते हैं या नगरीय क्षेत्रों में बदल जाते हैं, तो उस प्रकार का जो विस्तार होता है वो नगरीकरण कहलाता है, अर्बनाइजेशन। अतः स्पष्ट है कि मानव व्यवसाय में विकास का एक कर्मिक रूप पाया जाता है। मानव व्यवसाय में विकास का एक कर्मिक रूप पाया जाता है। मतलब प्रत्येक मानव समूह कर्मिक रूप से ही प्राथमिक व्यवसाय से पंचम व्यवसाय की ओर अग्रसर हुआ है। प्राथमिक व्यवसाय से प्रत्येक मानव समूह प्राथमिक व्यवसाय से पंचम व्यवसाय की ओर अग्रसर हुआ है। मतलब सबसे पहले कोई भी मानव समूह जो है वो अपने विकास के प्रथम जो चरण होता है ना, उसमें प्राथमिक व्यवसाय से वो धीरे धीरे द्वितीय व्यवसाय के कार्य करने लगता है, फिर तृतीय व्यवसाय संबंधित हो जाता है, फिर चतुर्थक व्यवसाय और फिर पंचम व्यवसाय। तो इस प्रकार से कर्मिक रूप से प्राथमिक व्यवसाय से पंचम व्यवसाय की ओर अग्रसर हुआ है। तो कर्मिक रूप पाया जाता है मानव व्यवसायों में। विकास के कर्मिक रूप के आधार पर ही मानव व्यवसायों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। विकास के कर्मिक रूप के आधार पर ही मानव व्यवसायों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये विकास का क्रम है, मानव व्यवसायों के प्रकार नहीं है। या आप यहाँ पे इस रूप में भी लिख सकते हैं, मानव विकास के कर्मिक रूप के आधार पर ही मानव व्यवसायों को 4 भागों में या युगों में या कालों में बांटा जा सकता है। यहाँ पे युग भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पे काल भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो 4 भागों में या कालों में बांटा जा सकता है कि किस प्रकार से मानव ने कौन कौन से काल में किस प्रकार से अपने आप को मैनेज करते हुए आगे मानव बढ़ा है, वो चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिए प्रागैतिहासिक काल, यहाँ पे ये गह लिखा हुआ है, ये गह और गह के ऊपर 2 मात्रा है। यहाँ पे ये प्रागैतिहासिक काल है, प्रागैतिहासिक काल। इसको प्राग भी लिख सकते हैं, प्राग ऐतिहासिक, इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल को पढ़ते हैं। इस काल की अवधि के दौरान मानव के द्वारा आखेट व वनोत्पाद संग्रह या संग्रहण किया जाता है। आखेट व वनोत्पाद जो संग्रहण है, वनों से प्राप्त जो सामग्रियाँ हैं उनका संग्रह किया जाता था। ठीक है, एवं इस काल में सीमित जनसंख्या, एक तो जनसंख्या कैसी थी इस काल तक, प्रागैतिहासिक काल तक जनसंख्या कैसी थी? सीमित थी, सीमित जनसंख्या एवं सीमित आवश्यकताएं थी।
जनसंख्या भी सीमित थी, और सीमित जनसंख्या की जो आवश्यकताएं थी ना, वो भी क्या थी, सीमित थी। ठीक है, तो इस रूप में आप ध्यान कर लेंगे। जैसे जैसे मानव विकास के पथ पर अग्रसर हुआ है, वैसे वैसे मानव ने जंगली अवस्था से बढ़ते हुए जंगली अवस्था का त्याग करते हुए, आपको पता है कि मानव का प्रारंभिक जो जीवन है वो जंगली पशुओं के समान था। तो जंगली अवस्था से बढ़ते हुए, या यूँ कहें जंगली अवस्था को त्याग करते हुए जंगली जानवरों को पालतू बनाया। वह समूह में रहते हुए स्थायी रूप से कृषि कार्य करने लगता है, जैसे झूमिंग कृषि। कृषि का प्रारंभिक जो रूप है वो झूमिंग कृषि है। मानव ने सबसे पहले झूमिंग कृषि को ही कृषि के रूप में अपनाया था। तो इस रूप में भी आप ध्यान कर लेंगे। इस काल में ही नवपाषाण काल, देखिए इस काल में ही नवपाषाण काल, नव मतलब नया, पाषाण मतलब काल, पत्थर का काल, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। नवपाषाण काल इस काल को इसलिए कहा गया है क्योंकि इस काल के दौरान ही मानव ने पत्थरों के विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाना प्रारंभ किया, और साथ में ही उन्होंने जो भी उन मानव के जो औजार हुआ करते थे, जो भी बर्तन हुआ करते थे, वो सब पत्थर से बनाए जाते थे। इसलिए इसे नवपाषाण काल कहा गया। और इसका टाइम स्केल क्या है, 10,000 से 6,000 BC। बीसी का मतलब क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट। बीसी का मतलब क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। नवपाषाण काल का समय क्या है, 10,000 BC से 6,000 BC के दौरान पहिए का आविष्कार, मतलब नवपाषाण काल के दौरान ही एक तो पहिए का आविष्कार होता है सबसे पहले। मिट्टी से बर्तन बनाना मानव ने प्रारंभ कर दिया। बर्तन बनाने की जो कला है वो भी नवपाषाण काल में ही मानव ने सीखी है। इस रूप में आप ध्यान करेंगे। अब देखिए दूसरा जो काल है प्राचीन काल। दूसरा काल कौन सा है, प्राचीन काल। इस काल में मानव ने दो मुख्य आर्थिक क्रियाओं को अपनाया, एक तो कृषि व दूसरा है पशुपालन। इस काल में कृषि व पशुपालन दोनों आर्थिक क्रियाओं में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। उत्तरोत्तर मतलब और अधिक वृद्धि हो जाती है। कृषि व पशुपालन दोनों जो आर्थिक क्रियाएं हैं, मानव इन दोनों आर्थिक क्रियाओं में अधिक तेजी से वृद्धि करता है, मतलब और अधिक संपन्न तरीके से और अधिक परफेक्ट तरीके से इनको वो करने लगता है, जिससे मानव के जीवन में स्थायित्व आया। स्थायित्व मतलब स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि मानव का प्रारंभिक जो जीवन था वो घुमक्कड़ प्रकार का था, लेकिन मानव जैसे जैसे बौद्धिक रूप से संपन्न होने लगता है तो मानव स्थायी रूप से निवास करने लगता है, और उसके मतलब विचारों में भी और उनके जो निवास हैं, अधिवास जो हैं, वो उनमें भी स्टेबिलिटी आने लगती है, स्थायित्व आने लगता है। इस रूप में आप ध्यान करेंगे। इस काल में ही मानव के द्वारा अनेक धातुओं की खोज की गई। इस काल में ही मानव के द्वारा अनेक धातुओं की खोज की गई। अनेक धातुओं की खोज की गई जिनसे बर्तन व औजार बनाए जाने लगे, जैसे तांबा है, लोहा है, कांसा है। ये मुख्य रूप से सबसे पहले मानव इन धातुओं से परिचित होता है। तांबा, लोहा व कांसा आदि से परिचित हो जाता है। इस काल में मानव ने प्रथम बार कृत्रिम रूप से फसलों की सिंचाई करना सीख लिया। इस काल में मानव ने प्रथम बार कृत्रिम रूप से फसलों की सिंचाई करना सीख लिया। देखिए यहाँ पे जो इरिगेशन है ना, सिंचाई को अंग्रेजी में इरिगेशन बोलते हैं। सिंचाई को अंग्रेजी में इरिगेशन बोलते हैं। अब इरिगेशन जो है ना, वो हम इरिगेशन जो टॉपिक है वो 16वें लेसन में हम पढ़ेंगे इसको। सिंचाई किसे कहते हैं, नॉर्मल सा क्वेश्चन वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। 16वां जो यूनिट नंबर जो 16 है वहाँ पे सिंचाई किसे कहते हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। अब वास्तव में इरिगेशन क्या होता है, देखिए डेफिनेशन के तौर पर अगर हम देखते हैं तो वास्तव में डेफिनेशन के तौर पर अगर हम देखते हैं ना, सिंचाई किसे कहते हैं, तो वर्षा के अभाव में, ध्यान देना, वर्षा के अभाव में फसलों को कृत्रिम रूप से, वर्षा के अभाव में फसलों को कृत्रिम रूप से पानी पिलाने की जो विधि होती है ना, वर्षा के अभाव में फसलों को कृत्रिम रूप से पानी पिलाने की जो विधि होती है ना, उसे क्या कहते हैं, सिंचाई कहते हैं। तो इस रूप में आप इसको ध्यान कर लेंगे। 2500 BC पूर्व में, 2500 BC पूर्व में, अब देखिए यहाँ पे 2500 BC पूर्व में मोहनजोदड़ो व हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यताओं की स्थापना की गई। एक तो मोहनजोदड़ो है, दूसरा हड़प्पा है, और तीसरा जो है सिंधु घाटी सभ्यताओं की स्थापना की गई। जैसे मिस्र के पिरामिड,
मिस्र के पिरामिड, विश्व प्रसिद्ध है मिस्र के पिरामिड। मिस्र के जो पिरामिड है इस काल की उन्नत तकनीक के सूचक हैं। कौन से काल की उन्नत तकनीक के सूचक हैं ये? कौन से काल की? प्राचीन काल जो हम पढ़ रहे हैं इस काल की हम बात कर रहे हैं ना, तो मिस्र के जो पिरामिड है वो इस काल की उच्च तकनीक के सूचक हैं। मतलब मानव के पास में इतना बौद्धिक, मानव का इतना बौद्धिक विकास हो चुका था इस काल तक, प्राचीन काल तक मानव इतना बौद्धिक रूप से संपन्न हो चुका था, जो उसने मिस्र के जो पिरामिड हैं जो वर्तमान समय में जो एक आश्चर्य के रूप में देखे जाते हैं। वर्तमान समय में जो मिस्र देश जो है, इजिप्ट जिसको हम इजिप्ट भी कहते हैं, मिस्र देश को हम इजिप्ट भी कहते हैं, इजिप्ट। तो इजिप्ट जो देश है तो उसमें जो पिरामिड आज भी वहाँ पे स्थित हैं, पिरामिड जो बने हुए हैं ना, वो आज भी आश्चर्य के रूप में देखे जाते हैं कि मानव ने कैसे इतने बड़े बड़े पत्थरों से एक पिरामिड नुमा आकार की जो आकृति है वो कैसे बना ली। तो ये उन्नत तकनीक के सूचक हैं। इस काल में यूनानी व रोमन साम्राज्यों की स्थापना हो जाती है। देखिए अगर हम ज्योग्राफी में देखते हैं ना तो यूनानी जिनको हम ग्रीक कहते हैं, यूनानी जिन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रीक साम्राज्य कह लीजिए, यूनान साम्राज्य कह लीजिए, और रोमन जो है, इटली की राजधानी जो रोम है, वर्तमान में इटली जो देश है उसकी राजधानी रोम है। तो इटली के आसपास वाला जो भूमध्य सागर के जो आसपास वाला जो क्षेत्र है, सबसे पहले तो उस भूमध्य सागर के आसपास वाले क्षेत्र में यूनान जो है, ग्रीक साम्राज्य जो है उसकी स्थापना होती है। और उसके पतन के पश्चात उस यूनान साम्राज्य या ग्रीक साम्राज्य जो है उसके वर्तमान का क्या है, ग्रीस देश है, वर्तमान का क्या है, ग्रीस देश। तो यूनान साम्राज्य के पतन के ऊपर ही रोमन साम्राज्य खड़ा हो जाता है। इस रूप में हम ध्यान करते हैं यहाँ पे। अब देखिए मध्यकाल, मध्यकाल की अगर हम बात करें, इस काल की अवधि देखिए, टाइम स्केल क्या है इसका, टाइम स्केल 600 से 1500 एडी, 600 से 1500 एडी, ये एडी है, एनो डिमोली एडी है ये, 600 से 1500 एडी के मध्य मानी जाती है। इस काल में एक तो जागीरदारी प्रथा जो है, इस काल में एक तो जागीरदारी प्रथा एक है सामंतवादी प्रथा। देखिए जागीरदारी प्रथा तो यह है कि भूमि का जो कर्षक है वो भूमि का मालिक बन जाए, वो जागीरदारी प्रथा है। और सामंतवादी प्रथा ये है कि पूरा जो गांव है उसमें जितनी भी भूमि है वो किसी एक सामंत जो था वो औपनिवेशिक काल के दौरान क्या था कि सामंत जो था वो पूरे गांव की जो भूमि थी उसका राजस्व लिया करता था, टैक्स लिया करता था। तो इस प्रकार से एक सामंत के अधिकार में पूरे गांव की जो भूमि है वो आ जाए। तो इस प्रकार की मतलब आपका कॉमन सा यहाँ पे ध्यान रखना है कि जागीरदारी एवं सामंतवादी प्रथा का प्रचलन था मध्यकाल के दौरान। इस काल की अवधि के दौरान ही कृषि में निरंतर वृद्धि के कारण व्यापार में वस्तुओं का विनिमय होने लगा। कृषि में निरंतर वृद्धि होती है और इस वृद्धि के कारण ही व्यापार में जो कृषि उत्पाद हैं, कृषि जो फसलें हैं उनका वस्तुओं के रूप में विनिमय होने लगता है। कहने का मतलब हम यहाँ पे ये अनुमान लगा सकते हैं कि मध्यकाल के दौरान ही, या यूँ कहें मध्यकाल के दौरान ही वस्तु विनिमय का प्रचलन होने लगता है। वस्तु विनिमय का मतलब होता है कि आवश्यकता अनुसार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की स्वयं की जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के उद्देश्य से वस्तु के बदले में वस्तु लिया जाए या दिया जाए। तो इस प्रकार का जो विनिमय है वो वस्तु विनिमय कहलाता है। ग्रामीण क्षेत्रों से कृषि उत्पाद नगरीय क्षेत्रों की ओर, ग्रामीण क्षेत्रों से कृषि उत्पाद नगरीय क्षेत्रों की ओर, ग्रामीण क्षेत्रों से कृषि उत्पाद। अब ग्रामीण क्षेत्रों में क्या उत्पन्न होता है, कृषि उत्पन्न होती है, जो कृषि फसलें हैं, अनाज जो है वो उसका तो नगरीय क्षेत्रों की ओर, एवं निर्मित माल, कच्चे माल से निर्मित जो माल है वो ग्रामीण क्षेत्रों की ओर आने लगा इस काल के दौरान ही। अब नगरीय क्षेत्रों में क्या है, नगरीय क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयाँ हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचने वाला जो कच्चा माल है वो नगरीय क्षेत्रों में लगी हुई जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनसे तैयार होकर के वापस किस ओर आ रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों की ओर आ रहा है। तो इस रूप में आप ध्यान करेंगे। इस काल की अवधि के दौरान ही यूरोप में धार्मिक विचारों का बोलबाला हुआ। धार्मिक विचारों का बोलबाला होता है। धार्मिक रूप से मतलब जो सैद्धांतिक जो विचार थे उनके ऊपर धार्मिक विचार छाने लगते हैं या धार्मिक विचारों की छाप सी बनी
बनने लगती है, धार्मिक विचारों की छाप सी बनने लगती है। मतलब क्या हुआ, जो सैद्धांतिक विचार हैं उनके ऊपर धर्म का प्रभाव बढ़ने लगता है, जिससे आर्थिक व तकनीकी विकास कम हुआ है, जिससे आर्थिक व तकनीकी विकास कम हुआ है। देखिए यहाँ पे आधुनिक काल देख लेते हैं। आधुनिक काल, सबसे पहले तो इसका टाइम स्केल क्या है, 1500 एडी से वर्तमान समय तक। 1500 एडी का मतलब ईस्वी, 1500 ईस्वी से वर्तमान तक के समय को आधुनिक काल माना जाता है। इस काल में तकनीकी विकास, इस काल में तो तकनीकी रूप से मानव विकसित हो जाता है, विभिन्न प्रकार की खोजें मानव के द्वारा की जाती हैं, विभिन्न प्रकार के जो आविष्कार हैं वो मानव के द्वारा किए जाते हैं, और मानव इस प्रकार से अपने आप को विकसित कर लेता है। और विकसित होने के बाद में मानव के द्वारा जो व्यवसाय अपनाए जाते हैं वो भी विकसित व्यवसाय ही माने जाते हैं। तो इस प्रकार से विकसित मानव व्यवसायों का उदय हुआ है। विकास के इस क्रम में मानव के द्वारा द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थक व्यवसाय व पंचम प्रकार के व्यवसाय अपनाए जाने लगे हैं। मतलब वर्तमान समय तक प्राचीन काल से, या यूं कहें प्रागैतिहासिक काल से प्राचीन काल, प्राचीन काल से मध्यकाल, मध्यकाल से आधुनिक काल, तो इस रूप में मानव कर्मिक रूप से जैसे जैसे बौद्धिक रूप से विकसित होता है, वैसे वैसे मानव के जो व्यवसाय हैं ना वो भी धीरे धीरे बदलने लगते हैं। तो इस प्रकार से मानव द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक व पंचम प्रकार के व्यवसाय अपनाने लगता है, तथा कृषि कार्यों में उन्नत औजारों व ऑटोमेटिक जो चलने वाली जो मशीनें होती हैं उनको भी काम में लिया जाने लगता है। उन्नत औजारों व स्वचालित मशीनों को काम में लिया जाने लगता है, जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन व्यवसाय विस्तृत व व्यापारिक स्तर पर स्वचालित मशीनों के द्वारा किया जाने लगा। पशुपालन व मत्स्य पालन व्यवसाय विस्तृत व व्यापारिक स्तर पर स्वचालित मशीनों के द्वारा किया जाने लगा। अब देखिए हम बात क्या कर रहे हैं, जैसे प्रारंभिक समय में मानव के द्वारा पशुपालन जो था वो एक घुमक्कड़ जीवन यापन के साथ में पशुपालन किया जाता था। अपने पशुओं को घुमाते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर, मतलब ऋतु प्रवास के रूप में पशुओं को लेके जाते थे मानव प्रारंभिक अवस्था में। लेकिन वर्तमान समय में जो पशुपालन किए जा रहे हैं, जैसे आपका न्यूजीलैंड है, डेनमार्क है, ये विश्व प्रसिद्ध 2 ऐसे देश हैं जिनमें बड़े बड़े फार्म हाउस होते हैं, उनमें पशुओं को पाला जाता है। तो ये आधुनिकतम जो पशुपालन की जो पद्धति है ना, वो वास्तव में पंचम प्रकार के क्रियाकलाप, या यूं कहें तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत आ सकती है, चतुर्थक व्यवसाय के अंतर्गत आ सकती है, या पंचम प्रकार के जो व्यवसाय हैं, मतलब उन्नत प्रकार का पशुपालन हो गया ना। तो इस रूप में आपको ध्यान करना है। और इसी प्रकार से मत्स्य पालन, प्रारंभिक समय में मानव के द्वारा जो क्षेत्रीय या स्थानीय या प्रादेशिक रूप में जो भी जलाशय हुआ करते थे उन जलाशयों से मछली पकड़ी जाती थी। लेकिन वर्तमान समय में जैसे आपका जापान जैसे जो देश हैं होएस्टर प्रकार की जो मछलियाँ, जिन्हें व्हेल मछली, ब्लू मछली, ऐसी जो मछलियाँ होती हैं ना उनका बहुत ही उन्नत मशीनों के माध्यम से व्यवसाय किया जा रहा है जापान जैसे देशों के द्वारा। तो ये उन्नत प्रकार का मत्स्य पालन हो गया। तो वास्तव में ये पशुपालन और मत्स्य पालन में जब विस्तृत रूप से व्यापारिक दृष्टिकोण से उन्नत मशीनों या स्वचालित मशीनों की सहायता से जब ये किया जाने लगता है तो ये वास्तव में तृतीयक, चतुर्थक व पंचक प्रकार का व्यवसाय बनने लगता है और बन जाता है। ठीक है ना। तो इस रूप में आप ध्यान कर लेंगे। आगे की बात हम कल करेंगे। तो आपसे एक ही विनम्र मेरी ओर से प्रार्थना है कि आप बिल्कुल मतलब तल्लीनता से पढ़िए। किसी प्रकार की कोई समस्या होती है आप टेलीग्राम ऐप पर डाल दीजिए, तो आप उसका सॉल्यूशन ज़रूर आपको मिलेगा। कोई भी चीज़ समझ में नहीं है आप टेलीग्राम ऐप पर डाल सकते हैं। तो आगे की बात कल करेंगे। लगभग 2-3 रोज में ये लेसन हो जाएगा। उसके बाद में हम मतलब क्रम से ऐसे ही चलते रहेंगे।